नमस्कार। गेहूं की पहली सिंचाई सबसे बड़ा रोल निभाती है गेहूं की पैदावार में। इस टाइम पे पौधों का रूट जोन डेवलप हो रहा होता है और इस टाइम पे पौधों का ग्राउंड रूट जो होता है वहां से टेलरिंग स्टेज स्टार्ट हो रही होती है। पौधों के अंदर जितनी ज्यादा टेलरिंग होते हैं वो आगे चलकर उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी टेलरिंग में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आगे चलकर आपके उत्पादन कितना निकलेगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में पहली सिंचाई का सही समय क्या है, गेहूं की पहली सिंचाई करते समय कौन कौन सी ताकतवर खाद हमें डालनी चाहिए जिससे ज्यादा नई ब्रांच निकले, मतलब ज्यादा से ज्यादा कल्ले निकल सकें और कल्ले हष्ट पुष्ट हों जो इतने ताकतवर हों कि आगे चलकर ये सभी कल्ले प्रोडक्टिविटी टेलरिंग के अंदर कन्वर्ट हो सकें। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको खेती से जुड़ी हुई जानकारियां मिलती रहे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की फसल में पहली सिंचाई का एकदम सही समय क्या है। देखिए, हमारे देश में एक भ्रांति है, अक्सर हमने कहीं पर पढ़ा है या कहीं पर सुना है, कहीं भी उसमें लिखा है जब आपकी गेहूं की फसल 21 दिन की हो जाए तो आप उसकी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि गेहूं की फसल की पहली सिंचाई का जो सही समय है वो आपके खेत की मिट्टी के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपके खेत की जो मिट्टी है वो कितने दिनों तक नमी को सहज कर रखता है वो डिपेंड करता है। हो सकता है आपको 21 दिन से पहले ही सिंचाई करनी पड़ जाए और हो ये भी सकता है कि आपको 21 दिन के बाद पहली सिंचाई करनी पड़ जाए। तो मेरा मानना है आपको अपने खेत में जाना है, अपनी फसल को देखना है और पौधे को उखाड़ कर देखना है उसके क्राउन रूट के ऊपर गांठ सी बन गई है और फसल जो है वो एकदम हरी भरी है, उसकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से फैल रही हैं और खेत की थोड़ी सी मिट्टी हाथ से हटाकर देखते हैं तो नमी है वो पर्याप्त मात्रा में दिखाई दे रही है। तो किसान भाई, आप लोगों को सिंचाई 2 से 4 दिन लेट करनी है। हमारे पौधों को जमीन के अंदर से नमी भी मिल रही है, उसकी जड़ें अच्छे से फैल रही हैं और वायु संचरण भी अच्छे से हो रहा है। तो जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक जाएंगी और जो पौधा है उसके ग्राउंड रूट से जो निकलने वाले कल्ले हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। दूसरा, ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपके जमीन के अंदर की नमी कम हो चुकी है और आपको ये लग रहा है कि आपकी फसल कुलमुला जा रही है, फसल में बीमारियां लग चुकी हैं, जैसे कि मोइला रोग लग जाता है जिसके अंदर जो पौधा है उसकी जड़ें ज्यादा दिखाई देती हैं। अक्सर ये उन खेतों के अंदर होता है जिन खेतों के अंदर फसल चक्र नहीं अपनाया जाता है। ये उन खेतों के अंदर होता है जिन खेतों में लगातार गेहूं की ही बिजाई करते जा रहे होते हैं। उसके अंदर आप लोग 21 दिन या 1-2 दिन पहले भी पहली सिंचाई कर दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो रूट जोन है वो डेवलप होने की जगह पे लगातार कम होते चले जाएंगे। किसान भाई, अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो गेहूं की पहली सिंचाई का सही समय, अगर आपने गेहूं की बिजाई खेत में पलेवा कर कर की है तो 25 से 30 दिन का होता है। ये एकदम परफेक्ट टाइम होता है। इस टाइम पे जो पौधा है उसकी जड़ें जमीन के अंदर बहुत अच्छे से चली जाती हैं और जो क्राउन रूट हैं वो भी काफी अच्छे से बन चुके होते हैं और जो टेलरिंग है वो क्राउन रूट से निकलना स्टार्ट हो चुके होते हैं। अब बात करते हैं गेहूं की फसल की पहली सिंचाई देते समय हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज करने होते हैं, कौन कौन से खाद उर्वरक देने होते हैं। इसके अंदर भी दो बातें आती हैं। पहली, जब आपने गेहूं की बिजाई की थी तब उस टाइम पे आपने कौन कौन सी खादें डाली थी। अगर आपने उस टाइम पे फास्फोरस है, पोटास है, इस तरीके की खादें नहीं डाली हैं तो ये आखिरी टाइम है। इस टाइम पर आप खादों को डालकर उन पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे और आप अपना उत्पादन बढ़ा सकते हो। और अगर ये टाइम निकल गया तो आपकी जो खादें हैं वो इफेक्टिव लेस हो जाएंगे। बहुत से किसान भाई हैं जो गेहूं की बिजाई करते समय लापरवाही कर जाते हैं या पैसों की तंगी हो जाती है। दूसरा ये भी होता है, जब फसल की बिजाई का समय आता है तब डीएपी जैसी खादें मिल नहीं पाती हैं। अगर आपने बिजाई करते समय डीएपी खाद नहीं डाली है
या डाला है तो थोड़ी मात्रा में डाला है, या हमने आप लोगों को बताया था कि डीएपी का 100% रिजल्ट लेना है तो डीएपी की आधी मात्रा आपको गेहूं के अंदर मिलाकर डालनी होती है, और जो बचा हुआ डीएपी है उसको पहली सिंचाई करते समय डालना है। तो आपको उस अवस्था में क्या करना है, केवल 20 से 25 किलो डीएपी आपको लेना है पर एकड़ के हिसाब से। अगर आपने बिजाई के समय पर पोटास नहीं डाला था तो आप 20 किलो पोटास भी ले सकते हैं पहली सिंचाई करते टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे जो मिट्टी होती है वो सूखी होती है, भुरभुरी होती है। इस टाइम पे जो भी हम खाद डालेंगे वो बहुत आराम से गेहूं की जड़ों के अंदर तक चला जाएगा, और जब हम ऊपर से सिंचाई करेंगे तब जो हमने खाद डाली है वो मिट्टी में दब जाएगी और हमें 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने गेहूं की बिजाई करते समय इन खादों को नहीं डाला है तो आप इस टाइम पर ये खादें डाल सकते हो। इसके बाद एक बात और आती है, अगर आप लोग ये बोलते हो कि भैया हमने बिजाई करते समय डीएपी है, सल्फर है, पोटास है, इस तरीके की सारी खादें डाल चुके हैं तो अब कौन सी खाद हमें डालनी है। हमें तो टेलरिंग ज्यादा करानी है और हमारा गेहूं का जो पौधा है वो एकदम हष्ट पुष्ट हरा भरा चल रहा है। तो इस टाइम पर पहली सिंचाई में जो सबसे बड़ा रोल करेगा वो है यूरिया, और यूरिया के साथ में जिंक। और अब इनकी मात्रा कितनी लेनी है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यूरिया की जो मात्रा लेनी है कम से कम बता रहा हूँ 60 किलो पर एकड़ के हिसाब से। पहले हम आपको बताते थे एक बैग यूरिया के लिए, लेकिन हमने ये देखा है जिन खेतों में 60 किलो मतलब 1.5 बैग यूरिया डाली गई है उनका उत्पादन ज्यादा निकला है। यूरिया के साथ में आपको जिंक भी लेना बहुत जरूरी है। भले आपको अपनी फसल हरी भरी दिखाई दे रही है तब भी आपको जिंक लेना है 21% वाला 10 किलो या 33% वाला 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अब बात करते हैं जिंक को डालना कैसे है। आपको यूरिया लेनी है 10 से 15 किलो, उसमें आपको जिंक मिलाना है और उसको ऊपर से छिड़क देना है। मतलब आपको अपने खेतों में टॉप ड्रेसिंग करनी है सिंचाई से पहले। अगर आप जिंक का 100% रिजल्ट लेना चाहते हो तो आपको जिंक को सिंचाई से पहले देना होगा, और यूरिया का 100% रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको यूरिया सिंचाई के बाद देना होगा। जिंक में 10 से 15 किलो यूरिया मिलाकर सिंचाई से पहले ऊपर से डालनी है, और जो बची हुई यूरिया है उसको सिंचाई के बाद डालनी है ऊपर से। आपको यूरिया और जिंक के 100% रिजल्ट मिलेंगे, वो लीचिंग डाउन नहीं होगा। दूसरा, जिन खेतों में फसल चक्र अपनाया नहीं जाता है, लगातार गेहूं की ही बिजाई की जा रही है और फसल को देखने में आपको ये लग रहा है कहीं ना कहीं पर मोइला रोग आ रहा है। पिछले साल भी मोइला रोग आया था और अब की भी स्पॉट्स दिख रहे हैं मोइला रोग के। उसके लिए हमें कौन सी खाद देनी है और खाद में क्या मिलाना है जिससे ये रोग वहीं पर रुक जाए। इन खेतों के अंदर आप यूरिया दे रहे हैं, जिंक दे रहे हो, उसमें ही आपको क्लोरोपाइरीफोस ले लीजिए या फिर कॉन्फिडोर ले लीजिए। इस तरीके के आपको इंसेक्टिसाइड लेने हैं। साथ ही साफ पाउडर 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं या फिर सल्फर भी ले सकते हैं। इनको मिलाकर आप क्रॉप ड्रेसिंग में डाल दीजिए सिंचाई से पहले। फिर बात करते हैं वो खेत जिनकी मिट्टी बहुत सख्त है, जहाँ का पानी बहुत खारा है। उन खेतों में पानी कई दिनों तक भरा रहता है। अक्सर हमने देखा है हमारे खेतों के कोनों में फसल रुक जाती है, मर जाती है या पीली पड़ जाती है। उनके लिए हमें क्या करना है, तो जो खाद हम देने जा रहे हैं इस टाइम पे उसमें सल्फर 3 किलो या 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से 90% वाली मिला लेना है। उससे क्या होगा, जो फसल के ऊपर हार्ड परत बनी हुई है वो उससे टूट जाएगी और जड़ें अच्छे से अंदर जाएंगी, वायु संचरण बहुत अच्छे से होगा। साथ ही जमीन के अंदर जड़ों में लगने वाला जो फंगस होता है वो नहीं लगेगा, और साथ ही जमीन के अंदर जो नमी है वो ज्यादा दिन तक अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि जो
मौसम के अंदर सर्दी है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, मौसम के अंदर जो ओस है वो भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। अक्सर हमने ये देखा है, जिन खेतों में पानी भरा रहता है उन खेतों में अक्सर हमने देखा है फसल मर जाती है या कमजोर पड़ जाती है। तो उसके लिए आपको सल्फर 90% वाला 3 किलो या 5 किलो जरूर लेना है पर एकड़ के हिसाब से। ये काम तो आप पहली सिंचाई के साथ कर लीजिए। उसके बाद सिंचाई के 3, 4, 5 दिन बाद जब आप खेतों में अच्छे से घुस सकें तब आप NPK 19-19-19 का स्प्रे जरूर कर दीजिए। फिर आप देखोगे कि आपकी खेतों में टेलरिंग ज्यादा से ज्यादा निकलेगी और ये टेलरिंग आगे जाके प्रोडक्टिव टेलरिंग में अच्छे से कन्वर्ट होगी। गेहूं फसल के अंदर हम आपको लगातार सीरीज के माध्यम से बताते रहेंगे कि आपको अब आगे क्या क्या करना है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।